हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी कर रहे थे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने आपको पैरेलल वेक्टर्स के बारे में समझाया था। पैरेलल वेक्टर्स के बाद एंटी पैरेलल वेक्टर्स बताया था, फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बताया था। पैरेलल वेक्टर्स में दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर में दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। ऑर्थोगोनल में 90 डिग्री होता है। मैंने ये भी समझाया था कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उसका x कंपोनेंट का रेशियो, y कंपोनेंट का रेशियो एंड z कंपोनेंट का रेशियो इक्वल होता है। आज की क्लास में हम लोग चौथा नंबर पढ़ेंगे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो वही नेगेटिव वेक्टर होता है। अब जैसे एक वेक्टर ए हमने लिया राइट साइड, दूसरा वेक्टर बी लिया लेफ्ट साइड। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जितना इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना ही इसका नेगेटिव वैल्यू होगा। वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। अगर ये वेक्टर ए का नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर 0 होगा। मतलब एडिशन ऑफ पॉजिटिव वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज इक्वल टू 0। वेक्टर B इज द नेगेटिव वेक्टर फॉर वेक्टर A। अब यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ टू इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 वेक्टर। मतलब दो इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसके एडिशन से एडिशन ऑफ टू इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 वेक्टर। इससे आगे हम लोग अब बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर, पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज द वेक्टर हैविंग a starting point or point of application। जिस वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उसको पोलर वेक्टर कहते हैं। एग्जांपल के लिए, जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हो तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आप क्या लिखते हो? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस directed from a starting point, directed from a start to last point। इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं विदाउट स्टार्टिंग। और डेफिनेशन कहता है कि पोलर वेक्टर वैसे वेक्टर को कहेंगे जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन किया गया हो या तो फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मेंशन किया गया हो। तो डिस्प्लेसमेंट में चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन किया गया है इसलिए डिस्प्लेसमेंट पोलर वेक्टर का एग्जांपल है। एक ये दूसरा एग्जांपल, फोर्स। फोर्स को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो निश्चित रूप से इट इज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, ये किसी पॉइंट पर लगता है। जब भी हम फोर्स को इमेजिन करते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा किसी पॉइंट पर लग रहा होगा, किसी पॉइंट पर यूज हो रहा होगा। अब आप ऐसे सोचें कि इस मार्कर को हम पकड़े हुए हैं, तो जिस पॉइंट पर पकड़े हुए हैं उस पॉइंट पर जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगी। जब किसी फोर्स को आप इमेजिन करते हैं, एज फॉर एग्जांपल मान लो किसी दोस्त से झगड़े करते हो, किसी दोस्त ने आपको इस तरीके से मार बैठा,
अगर वो इस तरीके से लगाया तो इस पॉइंट पर लगा रहा है, तो इस पॉइंट पर आपको चोट लगता है। इसका इफेक्ट पूरे शरीर पर भी आ सकता है, कहीं दूसरे जगह भी आ सकता है, लेकिन फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट ये था, इसलिए फोर्स का ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। दरवाजा को आप खोलते लगाते हो, तो दरवाजा को जब खोलते और लगाते हो तो दरवाजा को खोलने लगाने के क्रम में हैंडल पकड़ करके आप खींचते हो, या तो पुल करते हो या तो पुश करते हो, तो उसमें वही हैंडल जो है फोर्स के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि फोर्स के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना जरूरी होता है। इसलिए फोर्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर में जितने भी एग्जाम्पल अभी तक पढ़े हो, इसमें यही दो एग्जाम्पल है जो पोलर वेक्टर का एग्जाम्पल आता है। इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेशन जानिए, इसका क्या एग्जाम्पल होता है, इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब एक दो लाइन का सब इंट्रोडक्शन है। 6 नंबर पॉइंट, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वेक्टर whose डायरेक्शन इज along the axis of rotation, वेक्टर whose डायरेक्शन इज along the axis of rotation। अब आपके दिमाग में एक बात आ गया होगा कि व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। As I think most of the students know about the axis of rotation, but axis of rotation को डेली लाइफ में इमेजिन करने के लिए कुछ एग्जांपल मैं आपको रख रहा हूँ, उससे आप सोचिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो सकता है। आप प्रत्येक दिन जब दरवाजा को खोलते या लगाते हैं तो दरवाजे दीवार के जिस साइड पर फिक्स किया हुआ रहता है, जिसको आप हिंज बोलते होंगे, वो हिंज से पास करने वाला नीचे से ऊपर का लाइन ही एक्सिस होता है, जिसके अबाउट वो दरवाजा घूमता है, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। आप पूरे अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर पास करता हुआ जो लाइन है, उसी के अबाउट वो रोटेट करता है, वही उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी रियल और इमेजिनरी। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी रियल और इमेजिनरी। क्या सेंस है इसका? इसका सेंस यह है कि रियल में कहीं पर एग्जिस्ट करेगा और कहीं पर हम इमेजिन करके काम चलाते हैं। जैसे दरवाजे के केस में जो एक्सिस आप सोच रहे हैं वह हिंज से पास करने वाला लाइन रियल है, आपको दिख रहा है, लेकिन अर्थ के केस में जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर पास करता हुआ लाइन आप इमेजिन करते हैं वह इमेजिनरी है। इमेजिन करते हैं, रियल में ऐसा कोई आयरन का रॉड नहीं है, कोई डंडा नहीं है कि नॉर्थ पोल से वहाँ इंटर करते हैं और साउथ पोल से हम आउट करते हैं और उसके चारों तरफ अर्थ को घुमाते हैं। आप इस तरह का डेली लाइफ में बहुत सारा एग्जाम्पल सोच सकते हैं। जब साइकिल आप चलाते हैं तो साइकिल का व्हील जिस एक्सल के ऊपर घूमता है वह एक्सल से पास करता हुआ लाइन आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सीलिंग फैन को आप इमेजिन करें, सीलिंग फैन जब घूमता है तो उसके बीच से जो पास करता हुआ रॉड है उसके अबाउट ही फैन रोटेट करता है, वही रॉड एक्सल जिसके अबाउट फैन रोटेट कर रहा है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने कहा एक्सियल वेक्टर वहां पर डिफाइन करते हैं जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट होता है। वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसका डायरेक्शन किधर होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। कहीं पर रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन का दो ही सेंस होता है, रोटेशन का दो ही सेंस होता है, या तो वह क्लॉकवाइज हो रहा होगा या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा। कि अगर हम बात करें तो डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो कि ये रोटेशन का सर्कल हमने दिखाया
और रोटेशन इस तरीके से हो रहा है। तो ये आपका क्लॉकवाइज सेंस में हो गया। अगर रोटेशन का सर्कल इस तरीके से ले लिया तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो गया। ये क्लॉकवाइज सेंस में हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो गया। अब यहां पर आप देखें कि एक्सियल वेक्टर होगा किधर। तो मैंने कहा कि अलोंग द एक्सिस, तो जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनता है, एक्सिस उससे परपेंडिकुलर होता है। इमेजिन कीजिए अगर इस तरीके से रोटेशन हो रहा है तो इसका एक्सिस का लाइन ऐसे होगा, ये यहां से ऐसे होगा, बोर्ड से आउट हो रहा है, आप लोग की तरफ जा रहा है, आप लोग के माउथ में इंटर कर रहा है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। या तो उल्टा सोचें, आप लोग की तरफ से आ रहा है, आप लोग के माउथ से निकल रहा है और बोर्ड को छेद करता हुआ दीवार के उस साइड में जा रहा है। दो ही सिचुएशन हो सकता है। अब सवाल उठता है कि अलोंग द एक्सिस कहा गया है, तो अलोंग द एक्सिस हम ये साइड ले लें या अलोंग द एक्सिस डाउन साइड ले लें, ये डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट है। कैसे लेंगे डिसीजन, इसको हम सीखते हैं। ये डिसीजन के लिए एक लाइन हमने ऐसे इमेजिन किया। ये लाइन जब हम इमेजिन करते हैं तो इसका सेंस क्या है, ये पार्ट जो है अप साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पार्ट जो है डाउन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी यही बात है, ये अप साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डाउन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल उठता है कि एक्सियल वेक्टर का अगर हम डायरेक्शन दिखलाना चाहें तो अलोंग द एक्सिस तो हमने लिख दिया है कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन में हम ये साइड दिखला दें या फिर ये साइड दिखला दें, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो फाइनल हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उससे हम डिसाइड करेंगे कि अप साइड होगा या डाउन साइड होगा। डायरेक्शन ऑफ axial vector is decided by curling four fingers of your right hand along the sense of rotation, along the sense of rotation. अब यहां पर आप देखो कि हमने क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर इज डिसाइडेड बाय कर्लिंग फोर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। राइट हैंड का चारों फिंगर को कर्ल करना है। किधर कर्ल करना, मतलब समझ रहे हैं, मोड़ना इस तरीके से। फोर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, राइट हैंड के चारों फिंगर को मोड़ना है किधर, अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन। यहाँ सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज सेंस में जब चारों फिंगर को आप कर्ल करेंगे तो थंब किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। इसका मतलब यहां पर जो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इधर की ओर नहीं होगा, वो इधर की ओर होगा। इसमें आप चारों फिंगर को कर्ल कीजिए, तो इसमें जब कर्ल करेंगे तो थंब किधर जा रहा है, अपवर्ड। तो इसमें एरो इधर नहीं होगा, एरो इधर होगा। तो यहां पर एक्सियल वेक्टर एबी, एबी मतलब एवरेज नहीं समझेंगे, एबी मैंने क्या लिखा है, एक्सियल वेक्टर के लिए। तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पर इधर की ओर है, डाउन साइड है, और वहां पर अप साइड है। अब ये सवाल उठता है कि एक्सियल वेक्टर में हम किसके रिप्रेजेंटेशन को सोचते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा आता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल वेक्टर में सबसे सिंपल एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा
एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, एंगल पर यूनिट टाइम से इसको डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसका सेकेंड एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। थर्ड एग्जांपल टॉर्क भी होता है। बट इन सब बातों के बारे में हो सकता है आपको लग रहा होगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप केयर करें, ये सब बात फिर से हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखना है, और सबसे सिंपल हमने एग्जांपल कहा कि एंगुलर वेलोसिटी आप समझिए, एंगुलर वेलोसिटी इस चीज को हम समझ सकते हैं, और बाकी एग्जांपल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हो सकता है वेक्टर में ही इसको फिर हम डिस्कस करें, और इसके लिए अलग से रोटेशन चैप्टर है वहां पर डिस्कस होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है तो वहां पर जब रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर डाउन साइड जो हमने दिखलाया है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इधर की ओर होगा, और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इस साइड होगा। मतलब जिस प्लेन, यहां से देखें, ये जो है रोटेशन का प्लेन है, जिस प्लेन में सर्कल है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और एक्सिस जो होता है प्लेन ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये डिसीजन दे सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर is perpendicular to the plane of rotation. Perpendicular to the plane of rotation. Direction of axial vector is perpendicular to the plane of rotation. इसको आप प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे? आप ऐसे समझिए कि प्लेन ऑफ रोटेशन ये ले रहे हैं, इस पर कोई सर्कल बन रहा है। अगर इस पर कोई सर्कल आप बना रहे हैं तो उसके ये पेज के प्लेन में वो सर्कल रखा हुआ है, तो एक्सियल वेक्टर या तो ऐसे होगा और या तो ऐसे होगा। इसका मतलब प्लेन ऑफ रोटेशन से ये तीनों वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा है उससे 90 डिग्री पर होगा। तो इस तरीके से हमने पोलर वेक्टर देखा, पोलर वेक्टर के बाद एक्सियल वेक्टर देखा, और एक्सियल वेक्टर के आगे हम लोग एरिया वेक्टर देखेंगे। एरिया वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इन जनरल एरिया को आप स्केलर, किसी बुक में स्केलर भी लिखा गया है और किसी बुक में वेक्टर भी लिखा गया है। ये स्केलर और वेक्टर कब होता है कब नहीं होता ये समझना है। मैंने डबल स्टार लगा कर बताया था स्टार्टिंग में, जब एग्जांपल बता रहा था इंट्रोडक्शन क्लास में, तो एरिया में डबल स्टार लगाया था। हमने कहा था ये स्केलर और वेक्टर दोनों की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पर जब हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एज फॉर एग्जांपल जिस बोर्ड पर अभी हम लिख रहे हैं, अगर उसका एरिया आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, इसका लेंथ इंटू इसका विड्थ। तो L इंटू बी जब करेंगे तो उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए वह एरिया स्केलर है। लेकिन एरिया वेक्टर कब होता है, जिस रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल रहे हैं, तो बोर्ड अगर ऐसे रखा हुआ है तो उसका फेसिंग ऐसे है, लेकिन बोर्ड अगर उधर की दीवार पर आप लटका दें तो उसका फेसिंग इधर होगा। तो अगर एरिया का फेसिंग बताना आप शुरू करेंगे कि किस सेंस में है, तो वह एरिया वेक्टर होता है। और बहुत सारा केसेज मिलेगा, बहुत सारा एग्जांपल फिजिक्स में मिलेगा कि एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि बहुत सारे बुक में लिखा हुआ एरिया इज द स्केलर, बट एरिया स्केलर भी होगा और वेक्टर भी होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अगर एरिया वेक्टर है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज perpendicular to the plane surface। जो प्लेन सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे जिस बोर्ड पर हम लिख रहे हैं उस बोर्ड से परपेंडिकुलर लाइन ये है,
यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है। आप इमेजिन कीजिए कि जिस रूम में बैठे हो इस रूम का कितना सरफेसेज है। इस रूम में 6 सरफेसेज है, 4 दीवार है, एक छत है, एक जिस पर आप बैठे हुए हैं, आपका बेंच डेस्क जहाँ पर रेस्टिंग में है। आप सोचें कि जिस सरफेस पर बेंच और डेस्क रखा हुआ है, जिस पर हम खड़े हैं, इसका अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपसे पूछा जाए तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो आप तुरंत बता देंगे, इसका लेंथ एल कितना है और विड्थ वी कितना है, एल और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, बट डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो इससे परपेंडिकुलर लाइन आप खींचेंगे तो ये ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा। लेकिन छत वाला सरफेस का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, क्योंकि वहां से जब परपेंडिकुलर लगाएंगे तो वो नीचे की ओर आएगा। इस साइड के दीवार का अगर देखेंगे तब वहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे, इधर की ओर आएगा। इस साइड का दीवार देखेंगे तब यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे, इधर की ओर आएगा। उस साइड के दीवार का देखेंगे तब उधर से परपेंडिकुलर बनाएंगे, इधर की ओर आएगा। मतलब जिस साइड का एरिया वेक्टर देखना चाहते हैं वहां से आप एक परपेंडिकुलर डालिए, वो परपेंडिकुलर जिधर जाएगा उधर ही डायरेक्शन होगा। इमेजिन कीजिए कि इसका 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। आप जब दीवार के ये साइड खड़े हैं तो परपेंडिकुलर इधर बनाएंगे तो आपके लिए एरिया वेक्टर इधर होगा। लेकिन मान लो इस दीवार के दूसरे साइड में अगर कोई खड़ा है, वो क्या करेगा? वो तो परपेंडिकुलर उस साइड में डालेगा, तो इसी दीवार का उसके लिए एरिया वेक्टर दूसरे साइड में चला गया। तो एक ही सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन 2 साइड में होता है, डिपेंड करता है जिस साइड से देख रहे हैं हम उस साइड से डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर इसको इधर से देख रहे हैं तो ये डायरेक्शन इधर आ रहा है, लेकिन दीवार के उस साइड का बंदा अगर उधर से देखता है तब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उधर की ओर जाएगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारा एंड हो चुका है। आगे फिर हम वेक्टर का नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज का क्लास का ये द एंड है।